भारत के मध्य में धर्मपुर नामक एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश अपने दयालु हृदय और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह एक किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फसलें उगाता था। धर्मपुर में जीवन सरल था और लोग अपनी परंपराओं और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। रमेश अपने बूढ़े माता पिता और अपनी छोटी बहन अंजलि के साथ रहता था। उसके पिता हरिराम ने उसे कड़ी मेहनत और विनम्रता के मूल्य सिखाए थे, जबकि उसकी मां राधा ने उसे करुणा और सहानुभूति का महत्व सिखाया था। अंजलि, हालांकि छोटी थी, अपने भाई को बहुत सम्मान से देखती थी और उसके जैसा निस्वार्थ बनने की ख्वाहिश रखती थी। अपने परोपकारी स्वभाव के बावजूद रमेश को अक्सर गांव वालों द्वारा अनदेखा किया जाता था। वे उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी, जो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट था और इस तरह उनके ध्यान के योग्य नहीं था। गांव के लोग उन लोगों की उपलब्धियों पर गर्व करते थे जो शहरों में जाकर सफलता और धन की कहानियां लेकर आते थे। दूसरी ओर रमेश को गांव के भविष्य का एक महत्वहीन हिस्सा माना जाता था। धर्मपुर एक खूबसूरत गांव था जो हरे भरे खेतों और एक बहती नदी से घिरा हुआ था, जो फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। गांव में एक बाजार था जहां आसपास के शहरों से व्यापारी अपना माल बेचने आते थे। पंचायत, बुजुर्गों की एक परिषद, गांव पर शासन करती थी और ग्रामीणों के बीच विवादों को सुलझाती थी। पंचायत के मुखिया सरपंच महेश एक सम्मानित व्यक्ति थे जो अपने निष्पक्ष निर्णय और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। रमेश अक्सर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार जाता था। वह सभी का गर्मजोशी से मुस्कुराकर अभिवादन करता था, लेकिन उसके अभिवादन का जवाब शायद ही कोई देता था। गांव के लोग मोहन, एक अमीर व्यापारी, या सूरज से बात करने में अधिक रुचि रखते थे, जो हाल ही में अपनी सफल नौकरी की कहानियों के साथ शहर से लौटा था। गांव की सभाओं और त्योहारों के दौरान भी रमेश खुद को हाशिए पर खड़ा पाता था। उसकी उपस्थिति को बमुश्किल ही पहचाना जाता था। एक गर्मियों में धर्मपुर में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई और खेत बंजर हो गए। गांव के लोग चिंतित थे क्योंकि उनकी फसलें सूखने लगी थीं और मरने लगी थीं। पंचायत ने संकट पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सरपंच महेश, मोहन, सूरज और अन्य प्रमुख ग्रामीण मौजूद थे। रमेश हमेशा की तरह पीछे खड़ा होकर ध्यान से सुन रहा था। चर्चा गर्मागर्म थी, जिसमें कई लोगों ने अव्यावहारिक समाधान सुझाए। कुछ ने नया कुआं खोदने का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने पड़ोसी गांव से पानी उधार लेने का सुझाव दिया, जो पानी की कमी का सामना कर रहा था। अराजकता के बीच रमेश ने बोलने के लिए अपना हाथ उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि यह जानने की जिज्ञासा के कारण कि उसे क्या कहना है। मेरे पास एक सुझाव है, रमेश ने झिझकते हुए कहा। गांव के बाहरी इलाके में जंगल में एक पुराना कुआं है। मेरे पिता मुझे इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। यह कभी पानी का एक विश्वसनीय स्रोत था। अगर हम इसे साफ करके बहाल कर दें तो यह इस जरूरत के समय में हमारी मदद कर सकता है। गांव वालों ने संदेह भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। सरपंच महेश ने आखिरकार कहा, रमेश, आपका सुझाव नोट किया गया है, लेकिन वह कुआं सालों से खाली पड़ा है। यह शायद बाकी कुओं की तरह सूख गया है। रमेश ने आगे कहा, मैं जाकर जांच करने को तैयार हूं। अगर इसमें अभी भी पानी है तो यह हम सभी को बचा सकता है। मुझे इसे साफ करने में मदद करने के लिए बस कुछ स्वयंसेवकों की जरूरत है। मोहन ने उपहास किया, बेकार की बातों में समय क्यों बर्बाद करें? हमें परियों की कहानियों की नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान चाहिए। विरोध के बावजूद रमेश का शांत दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैं आपकी शंका को समझता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह कोशिश करने लायक है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारी फसलें मर जाएंगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। काफी बहस के बाद पंचायत अनिच्छा से रमेश और कुछ स्वयंसेवकों को पुराने कुएं की खोज करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई। अगली सुबह रमेश अपने दोस्त विजय और कुछ अन्य लोगों सहित ग्रामीणों के एक छोटे समूह के साथ निकल पड़ा, जो उसके उद्देश्य में विश्वास करते थे।
कुएं तक जाने वाला रास्ता खरपतवार और कांटों से भरा हुआ था। यह इस बात का प्रमाण था कि यह कितने समय से छोड़ा गया था। समूह चुपचाप चलता रहा। चिलचिलाती धूप और कठिन यात्रा ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। रमेश ने आगे बढ़कर काम पर ध्यान केंद्रित किया। जब वे आखिरकार कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह मलबे से ढका हुआ है और जंगली वनस्पतियों से घिरा हुआ है। रमेश और स्वयंसेवकों ने क्षेत्र को साफ करने की श्रमसाध्य प्रक्रिया शुरू की। घंटों की मेहनत कई दिनों में बदल गई, क्योंकि वे अथक परिश्रम कर रहे थे। उनके हाथ फफोले से भरे हुए थे और उनका शरीर थका हुआ था। शारीरिक तनाव के बावजूद रमेश का हौसला अडिग रहा। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार कुएं के मुहाने पर पहुंचे। रमेश की सफलता की खबर धर्मपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग, जो कभी उसे अनदेखा करते थे, अब उसे नए सिरे से सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उसके शांत, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ स्वभाव ने उन सभी को बचा लिया है। सरपंच महेश ने सार्वजनिक रूप से रमेश के योगदान को स्वीकार किया और गांव ने एक भव्य भोज के साथ उसकी उपलब्धि का जश्न मनाया। अपने जीवन में पहली बार रमेश ने खुद को ध्यान के केंद्र में पाया। लोग सलाह के लिए उसके पास आए, उसके विचारों और राय को सुनने के लिए उत्सुक थे। यहां तक कि मोहन और सूरज, जिन्होंने कभी उसे खारिज कर दिया था, प्रशंसा के साथ उसके पास आए। अचानक पहचान के बावजूद रमेश विनम्र बना रहा। वह अपने खेत पर काम करना और जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखता था। उसने अपने नए प्रभाव का इस्तेमाल गांव में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया। बेहतर सिंचाई प्रणालियों और टिकाऊ खेती के तरीकों की वकालत की। जैसे जैसे रमेश की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे उसके सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती गईं। अब जब गांव के लोग उसकी ओर देख रहे थे तो उसे नेतृत्व की जटिलताओं से निपटना था। उसे पंचायत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, एक ऐसा पद जिसे उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। वह जानते थे कि सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी आती है और वह धर्मपुर की बेहतरी के लिए अपने पद का उपयोग करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने सबसे पहले जिस मुद्दे को उठाया वह था गांव के बच्चों की शिक्षा। कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकते थे और रमेश का मानना था कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। उन्होंने समुदाय द्वारा वित्त पोषित स्कूल का विचार प्रस्तावित किया, जहां हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। शुरू में इस विचार का विरोध हुआ। कुछ ग्रामीणों को इस तरह की परियोजना की व्यवहार्यता पर संदेह था, जबकि अन्य अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन रमेश ने अपनी जिद जारी रखी, बैठकें आयोजित की और शिक्षा के महत्व के बारे में जोश से बात की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने ग्रामीणों का दिल जीत लिया। एकत्र किए गए धन से गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा स्कूल बनाया गया। रमेश ने व्यक्तिगत रूप से इसके निर्माण की देखरेख की और यह सुनिश्चित किया कि यह सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हो। स्कूल का नाम उनके पिता हरिराम के नाम पर रखा गया, जो उनकी शिक्षाओं और मूल्यों के सम्मान में था। स्कूल ने गांव के बच्चों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और रमेश की बहन अंजलि सबसे पहले नामांकन कराने वालों में से एक थी। बच्चे सीखने के लिए उत्साहित थे और रमेश द्वारा चुने गए शिक्षक समर्पित और भावुक थे। गांव ने जल्द ही शिक्षा के लाभों को देखा, क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने लगे। रमेश के प्रयास शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने गांव की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने पर भी काम किया। उन्होंने एक गैर लाभकारी संगठन के साथ मिलकर एक छोटा सा क्लिनिक स्थापित किया, जो ग्रामीणों को बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता था। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें स्वच्छता और निवारक देखभाल के महत्व पर जोर दिया गया। रमेश के नेतृत्व में धर्मपुर फलने फूलने लगा। कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं और पूर्वाग्रहों से विभाजित ग्रामीण एक समुदाय के रूप में एक साथ आए। उन्हें सामूहिक प्रयास की शक्ति और एक दूसरे का ख्याल रखने के महत्व का एहसास हुआ। साल बीतते गए और रमेश ने धर्मपुर में अनगिनत योगदान दिए। गांव प्रगति और एकता के मॉडल में बदल गया था। हालांकि रमेश के लिए जीवन में एक और चुनौती थी। एक मानसून के मौसम में धर्मपुर में अभूतपूर्व बारिश हुई।
नदी जो कभी सूख गई थी अब उफान पर थी और गांव में बाढ़ आने का खतरा था। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से गांव वाले दहशत में थे। रमेश, जो अब एक अनुभवी नेता बन चुके हैं, ने स्थिति को संभाला। उन्होंने आपातकालीन निकासी योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी, विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्था करने के लिए पड़ोसी गांवों और सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय किया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बाढ़ का पानी गांव की सुरक्षा को तोड़कर आगे बढ़ गया। रमेश और कुछ स्वयंसेवक उन लोगों की मदद करने के लिए पीछे रह गए जो अभी भी फंसे हुए थे। इस अफरा तफरी में रमेश ने एक छोटे लड़के को एक पेड़ से चिपके हुए देखा जो पानी से घिरा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़के को बचाने के लिए बाढ़ में उतर गया। जैसे ही वह लड़के के पास पहुंचा और उसे सुरक्षित स्थान पर लाया, एक तेज धारा ने रमेश को उसके पैरों से नीचे गिरा दिया। गांव वाले उसे पानी में बहते हुए देखकर भयभीत हो गए। उसे बचाने के उनके उन्मत्त प्रयासों के बावजूद रमेश बाढ़ में खो गया। रमेश के बलिदान ने धर्मपुर गांव पर गहरा प्रभाव छोड़ा। गांव वालों ने अपने प्रिय नेता के जाने का शोक मनाया, लेकिन उन्होंने उनके काम, एकता और सामूहिक प्रयास का संदेश देते हुए ग्रामीणों को रमेश के मूल्यों की याद दिलाई। साल दशकों में बदल गए और धर्मपुर समृद्ध होता गया। एक समय अपनी उदासीनता के लिए जाना जाने वाला यह गांव अब उम्मीद और एकजुटता की किरण बन गया है। रमेश की विरासत उन लोगों के माध्यम से जीवित है जिन्हें उन्होंने छुआ था और जिन लोगों के जीवन को उन्होंने बदला था। अब बड़ी हो चुकी अंजलि हरिराम स्कूल में शिक्षिका बन गई है और अपने छात्रों में वही मूल्य भर रही है जो उसके भाई ने उसे सिखाए थे। वह अक्सर उन्हें रमेश के बारे में कहानियां सुनाती है और उन्हें याद दिलाती है कि महानता धन या पहचान में नहीं, बल्कि बदलाव लाने के शांत संकल्प में निहित है। पुराने और नए ग्रामीणों ने रमेश के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। उन्होंने समस्याओं को हल करने, एक दूसरे का समर्थन करने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम किया। जंगल में स्थित कुआं, जो कभी निराशा का प्रतीक था, अब दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता से क्या हासिल किया जा सकता है, इसकी याद दिलाता है। धर्मपुर के बीचों बीच रमेश की एक मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें उन्हें एक विनम्र मुद्रा में और चेहरे पर मुस्कान के साथ दिखाया गया है। यह हमें लगातार याद दिलाता रहा कि सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा किए जाने वाले व्यक्ति भी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। रमेश की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक चली। इसने धर्मपुर के ग्रामीणों और इसे सुनने वालों को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व और महानता भीतर से आती है। अपने विश्वासों पर अडिग रहने का साहस, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने की करुणा। और इसलिए रमेश का मौन संकल्प धर्मपुर गांव और उससे आगे के लोगों को एक उज्ज्वल, अधिक एकजुट भविष्य की ओर प्रेरित करता रहा।